हाँ हाँ, अब बोलिए, फिर से बोलिए भाई साहब, फिर से बोलो। सर नमस्कार। जी बोलिए सर। सर एक हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट है सर। सर वैसे तो उसको प्रोटोकॉल दिया बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छे से ठीक है, पर उसकी आंखें सर अभी थोड़ा सा ना बाहर की तरफ ज्यादा है। आप उसको REY अल्टरनेट अप्लाई कर दो, हो जाएगी शुरुआत। ठीक है सर। जी मनीष सर नमस्कार। नमस्ते वर्मा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार मनीष सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मनीष सर। नमस्ते किरण सर। परवाना हो क्या है पूरा सर? मैं लगत गुड इवनिंग। है जिसमें यूट्रस की जो वाल होती है ना, इतनी ठीक हो जाती है कि उसको रिड्यूस करने में ही मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं, और आप उसको मेल है सर, मेल है सर। अरे सर, मेल हो कि फीमेल हो, दोनों का कैरेक्टर तो एक जी स्टाइलिश। जी। वो 3 महीने तो उसकी जो थिकनेस होती है उसको नॉर्मल करने में 3 महीने लगते हैं। फिर आप अभी बंद कर दोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है सर। हमेशा एक चीज याद रखना, आप कहीं पर भी एक्सटर्नल सिकाई की बात करते हो ना जी, वहां पर आप हमेशा L2 लगाया करो साथ में। अच्छा L2 मैंने लगाया करें। आज तक बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने L2 C2 G दे दिया ना, देखना रिजल्ट आप कहीं पर भी L2 जोड़ दो आप। हाँ सर आप ठीक। देखना रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसीलिए पूछा कि कुछ न कुछ तो क्रीम निकल ही जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बालाजी। किरण सर, किरण सर। यस सर। यार श्रीनिवास सर का फोन नहीं लग रहा, क्या बात है? या तो फोन उठाते नहीं, हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हो शायद। नहीं सर, उनका दोनों फोन स्विच ऑफ है सर। मुझे भी क्या करना पता नहीं हो रहा है सर। पर बहुत समय से ऑफ है। बहुत समय हो गया सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है उनकी, और सबको गालियां देते हैं वो जी क्यों? और डिप्रेशन नहीं जिसे कहते हैं, उस नेचर में आए हुए हैं। कोई दूसरा फोन चालू है क्या उसका? है कोई नंबर है उसका दूसरा? सारा फोन स्विच ऑफ है सर, सारा फोन स्विच ऑफ है। ही स्विच ऑफ है। मैं काफी दिनों से रहता हूँ, बीच में लगा रहता हूँ, वो स्विच ऑफ ही मिलते हैं। तो जो उनके पड़ोस में है, पर वो कहते मुझे घर नहीं मालूम, कभी घर हम गए नहीं, बाहर ही मिलते थे। भगवान उसको ठीक करे जल्दी भाई। ये दिव्या सेन मोहंतो जी, आपने मुझे पिन कर रखा है, आप उसको अनपिन कीजिए। ठीक है सर। स्क्रीन डार्क हो गया, पता नहीं कैसे। ये आप लैपटॉप की बात करें डेस्कटॉप की? इसमें डार्क हो गया मोबाइल में। यहाँ से ठीक है सब। मनीष सर। बोलिए मैडम। मनीष सर, जो लास्ट टाइम मैंने फीडबैक दिया था एक बच्चे का थैलेसीमिया का,
हर 3-4 दिन में उनकी मदर मुझे रिपोर्ट भेजती रहती कि बच्चे का बीपी अभी नॉर्मल की तरफ जा रहा है, 89 to 102 के आसपास रहता है। तो मैंने जो प्रोटोकॉल चला उसी को चलने दूं सर आगे। अभी 2 से 3 महीने आप केवल न्यूट्रिशन पे बात करो, बाकी अभी चेंज नहीं करना। पूरी बॉडी पे C2RE का आप अप्लाई करते रहो। जी सर, मैंने अभी 3 महीने के बाद में जब चेक कराने भेजा, जिस डॉक्टर का उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जी सर, उस डॉक्टर ने बोला इस बच्चे में इतना चेंज कैसे आया, आप क्या कर रहे हो, हमें पूरा बताओ डिटेल। डॉक्टर्स ने मुझसे बात भी किया, इंदौर के डॉक्टर है, हेमेटोलॉजिस्ट है, ऐसा कैसे संभव है, आप केवल ऑयल के। मैंने कहा मैं ट्रीटमेंट आपका चल रहा है सर, पेशेंट को मैंने केवल एक ऑयल बना के दिया था मसाज के लिए, बेनिफिट हो रहा है, और हीमोग्लोबिन उसका 7.8 था, तो अभी काफी हद तक बढ़ भी गया है जी सर, करीब 10.2 के आसपास पहुंच गया है उसका। अच्छा सर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए स्पेशली कुछ नहीं देना है ना, जो चल रहा है उसी को चलाने दे, केवल उसी को ऑटोमेटिक देखो आप चेंजेस हो गए। इस बार की रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है, लीवर भी बहुत अच्छा दिख रहा है सर। जी बहुत बढ़िया है सर। प्रेगनेंसी लेडीज को भी चला सकते हैं सर C2RE? क्यों सर, प्रेगनेंसी लेडीज को क्यों देना चाहते हो C2RE? नहीं सर, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। सर आप सुना करो, आप क्या बोल रहे हैं, वहाँ थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं सर, ये पूछ रहा था सर, जैसे अधिकतर मैडम के पास जाते हैं, कैल्शियम आयरन की गोली लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं सर, C2RE कहाँ काम करता है, उल्टा हो जाएगा कुछ उसके साथ। वहां पर केवल आप स्पाइनल कॉर्ड पे S5T4A1 L1 F1 RE अप्लाई करो बस। जी सर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। आज मैंने एक स्पेशल टॉपिक लिया है, कुछ लोगों का फोर्स आया था मुझ पे कि सर आप इस टॉपिक को पहले ले लीजिए। ठीक है भाई, वो भी ले लेता हूं मैं। सेक्सुअल एडिक्शन की बात है दोस्तों। आज जब हम टेबल प्रैक्टिस में बात करते हैं तो आजकल ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मैस्टरबेशन का आपको देखने को मिल रहा है, फीमेल का देखने को मिल रहा है, कई बार आजकल ओवर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। आजकल की स्ट्रेस भागदौड़ भरी जिंदगी में न मेल फीमेल को और ना फीमेल मेल को सेटिस्फाई कर पाता है दोस्तों, बिकॉज ऑफ हिज जॉब। इसीलिए दोस्तों कई डिपेंडेंसीज होती है सेक्सुअल एडिक्शन के लिए, कोई आप एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। सेक्सुअल एडिक्शन एक कंडीशन होती है जिसमें जो सफरर होता है, जो बीमार होता है दोस्तों, उसको वो इन्वॉल्वमेंट करता है जो कि उसके थॉट के रूप में, यानी उसको एक सोच उसकी बन जाती है। एक्सेसिवली वो प्रोक्यूपाइड हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल प्रोक्यूपाइड हो जाता है, यानी उसका जो बिहेवियर होता है वो जो डिजायर इफेक्ट मिलता है, यानी उसको जो अच्छा लगता है ना वो करेगा। आप कितना भी मना कर दो, उसका कितना भी साइड इफेक्ट हो, कितना भी नुकसान हो, कोई मतलब नहीं, वो उसी लेवल पर काम करता रहेगा दोस्तों। इसमें लगातार ऐसा पेशेंट क्या करता है, लगातार किसी चीज को देखता है, समझता है, तो बस वो उसी चीज को देखता और समझता रहता है दोस्तों। इसमें लगातार काफी समय देना, यानी इसी विषय पर काफी फिल्में आ रही है, गलत फिल्में देखना, गलत साइट पढ़ना, तो उसके बारे में जब वो लगातार सोचा करेगा, डेफिनेटली वो सेक्सुअल एडिक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये सेक्सुअली एडिक्टिव बिहेवियर में एंगेज हो जाता है और लगातार एक ही चीज को सोचना, समझना और करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए जो सेक्सुअल एडिक्शन का जो एग्जाम्पल होता है ना दोस्तों, वो इजीली एक्सेसिबल, या ये कहें हम दोस्तों लेस एक्सेसिबल, यानी पैराफिलिक इन्वॉल्वमेंट के होता है दोस्तों। और जब पैराफिलिक इन्वॉल्वमेंट होता है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर पैराफिलिक को समझे हम दोस्तों, मोर इजीली एक्सेसिबल एडिक्टिव एक्ट में शामिल हो जाता है। जो उसको बहुत इजीली मिल जाता है वो सेक्सुअल एक्ट वो करने लग जाता है दोस्तों। ये कब होता है दोस्तों, कैसे, मान लो कभी उसने एक रात किसी के साथ बिताई हो, सेक्सुअल इंटेक्ट किया हो, या कहीं ना कहीं उसके मल्टीपल अफेयर रहे हो, या प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में वो कांटेक्ट में आया हो दोस्तों, तो वो अगर हम इसको एक छोटी सी बात करें, पोर्नोग्राफिक वीडियोस या पिक्चर्स वो देखता हो दोस्तों, उसको लगातार दिखता हो, या एक्सेसिव मैस्टरबेशन उसके कारण करता हो। ठीक है, इन तमाम लेवल पर जब हम जाते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझ में आता है। इसीलिए कहा जाता है
जितने भी जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं वो टेम्परेरी काम करते हैं, लेकिन हम परमानेंट काम करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में परमानेंट काम होता है। आप किसी भी व्यक्ति का सेक्स पावर बढ़ा सकते हो, किसी भी व्यक्ति का सेक्स पावर को इमीडिएट घटा सकते हो, आप किसी को भी नपुंसक बना सकते हो और किसी भी नपुंसक को आप वहां पर बिल्कुल मर्दानगी दे सकते हो दोस्तों। ये प्रोटोकॉल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, लेकिन उसके लिए बहुत सावधानी रहना दोस्तों, क्योंकि आपको सेंसरी मोटर फंक्शंस आपको सब पता है, हम सीएनएस पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने टॉपिक बहुत दिनों से देख रहा था कहां चला गया, इसको निकाल के लाया हूं दोस्तों। तो यहां पर क्या होता है, ये सफरर ऐसे बिहेवियर में एंगेज होते हैं जैसे कि फ्रीक्वेंट चीटिंग, ठीक है। ये किसी भी चैट रूम में एक व्यक्ति से लगातार चीटिंग करते रहते हैं, उसके बाद में फिर किसी से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। इसीलिए एंगेजिंग इन पर्सनल एड्स, वो अपने स्वयं के लेवल पर एंगेज हो जाते हैं, समाज से कोई लेना देना तो नहीं। इसीलिए दोस्तों वो एकांतवासी होते हैं, और जितने एकांतवासी होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मेकिंग एब्सेंस फोन कॉल्स, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपने लेवल पर ही फोन कॉल करते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। यही तो कारण है दोस्तों, यही स्टैटिस्टिक्स शो करता है कि कॉलेज एज पीपुल का जो स्मॉल परसेंटेज होता है वो सेक्स एडिशन से किसी न किसी समय वहां पर ग्रसित होता है। अर्थात सिंपल सी बात कर सकते हैं, जो व्यक्ति 12th पास करके कॉलेज के लेवल पर आता है दोस्तों, उनमें सेक्स एडिशन से सफर करने वाले लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो उनको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता नहीं होता कि इसका पॉजिटिव अप्रोच होगा या नेगेटिव अप्रोच होगा, बस उनको तो मेल दिखा तो फीमेल के लिए अट्रैक्शन, फीमेल दिखा तो मेल के लिए अट्रैक्शन, उनको वहां पर कोई लेना देना नहीं। कभी कभी तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी इसी प्रकार गलतियां करके दोस्तों अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो शो करता है दोस्तों कि जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में लगभग मोर देन मिलियंस पीपल वहां पर सेक्स एडिक्शन के रूप में देखा जाता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जो पैराफिलियाज होता है यानी कामोत्तेजना, जो कामोत्तेजना जब डेवलप होती है दोस्तों, ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो सफरर होता है, जो प्रभावित होता है, वो सेक्सुअली अराउज्ड होना होता है दोस्तों। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से वो स्वयं के लिए सेक्सुअल एडिक्ट हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, या मेल फीमेल हो या नहीं हो, सेल्फ हो जाता है, या फिर किसी भी एक्शन के द्वारा दोस्तों वहां पर लेस कन्वेंशनल या लेस इजीली एक्सेसिबल वहां पर एडिक्शन उसको अगर मिलता है तो उसी से वो कंसीडर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें, मैस्टरबेशन करना, किसी भी कृत्रिम साधन का उपयोग करके वहां पर सेक्स की पूरी इच्छा को तृप्त करना, ये तमाम लेवल वहां पर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वो ग्रसित हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लेवल पर हो, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के द्वारा वहां पर वो अराउजल होता है। अब वो पार्ट्स होते हैं, ब्रेस्ट होता है, पेनिस होता है, स्क्रूटम होता है, वो किसी भी लेवल पर दोस्तों, चाहे मेल हो फीमेल, अपने जेनाइटल पार्ट को बहुत ज्यादा सेक्सुअली मतलब स्टिमुलेट करके अपने सेक्स एडिक्शन की पूर्ति करने की कोशिश करता है। बस दोस्तों ये वो कंडीशन होती है जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर से जुड़ी होती है। इसीलिए जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एक ही चीज मांगते हैं कि सेक्सुअल वीकनेस का जो मेन कारण होता है 70% जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, और 30% जो होता है वो फिजिकल होता है दोस्तों। और यही चीज हमको मान के चलना है तो आप बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। वॉयेयूरिज्म का एक कंडीशन होता है, यानी वहां पर उसको नुमाइश करना दोस्तों, सेक्सुअल बिहेवियर की वाचिंग के द्वारा अराउज होता है, वो अपने सेक्सुअल पार्ट को अराउज करता है, बाहर नुमाइश करता है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों वहां पर एक्सहिबिटनिज्म यानी हिज या हर सेक्सुअल बिहेवियर के अन्य व्यूअर्स के द्वारा दोस्तों अराउज होता है। यानी वो किसी भी व्यक्ति के सामने, मेल हो या फीमेल हो, अपने जो वस्त्र होते हैं, अंतरंग वस्त्र होते हैं, वो ओपन करके फेंकना शुरू करते हैं दोस्तों। यानी ये एक प्रकार से दोस्तों ये कारण होता है कि इसमें बाल शोषण होता है दोस्तों, यानी यहां पर पेडोफिलिया का कारण भी बन जाता है। यानी अगर मान लो कोई लड़की है, ठीक है, आप देखते हैं बहुत बार ऐसे केसेस आपको सुनने को आते हैं कि फलानी बच्ची का बलात्कार हो गया, कि फलाने का साथ ऐसा हो गया दोस्तों, ठीक है। कई बार उल्टा सुनने में आता है, एक मेल है, उसको एक फीमेल ने, जो मैरिड है अनमैरिड है कोई मैटर नहीं, वहां पर उसने सेक्सुअली अराउज किया, तो वो डिपेंड करता है कि वहां पर उसका कैरेक्टर क्या है, वो क्या चाहती है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, वो दोस्तों सेक्सुअल एडिक्शन के रूप में होता है। ये पेडोफिलिया होता है। पेडोफिलिया का मतलब होता है बाल यौन शोषण करना।
यानी वहां पर बच्चों के साथ भी इस प्रकार के व्यवहार जब कर लिए जाते हैं तो चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा उनको अराउजल होता है, और वही चीज दोस्तों वहां पर पेडोफिलिया के रूप में देखा जाता है। इसीलिए दोस्तों जब वहां पर पैराफिलियाज यानी सेक्सुअल अराउजल करना में कोई सफरर इंक्लूड हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, जिसमें जुनून होता है दोस्तों, वो केवल और केवल उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं, वो केवल और केवल अपने डिजायर के, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है कि मैं कैसे सेक्सुअली एडिक्ट के रूप में वहां पर कंसीडर कर सकूं दोस्तों। यानी वो डायग्नोस्टिक और मेंटल डिसऑर्डर का स्टैटिकल मैनुअल यानी जिसको हम बोलते हैं DSM केवल उन लोगों को रिफर करते हैं दोस्तों इसमें जो सेक्सुअल डिसऑर्डर की कैटेगरीज में नॉन पैराफिलिक होते हैं, यानी वो पैराफिलिया के लेवल पर नहीं होते लेकिन सेक्सुअल एडिक्शन में ना ही अन्य स्पेसिफाइड केसेस में ये शामिल होता है, वो नॉन पैराफिलिक होते हैं दोस्तों। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जो पर्टिकुलर दिखाते नहीं है लेकिन करके गुजर जाते हैं, साथ में हमारे रहते हैं लेकिन करते ये सब है, यानी वो नॉन पैराफिलिक जिसे एटीट्यूड दर्शाते हैं कि नहीं मुझे इतना सेक्सुअल का वो एक है नहीं, मतलब दर्शाते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, लेकिन वही इस प्रकार के केसेस निकलते हैं। जितने भी केसेस की स्टडी की गई उसमें कहते हैं ना कि बिल्कुल गोगल गाय बन जाते हैं, उनको जैसे बिल्कुल हमने कुछ किया ही नहीं है जबकि करते वही है, वो नॉन पैराफिलिक कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर डेवलप होता है। इसीलिए दोस्तों जितने भी सेक्सुअली एडिक्टिव बिहेवियर वाले जो कारण होते हैं वो मॉडर्न टाइम्स में दोस्तों मोर देन 100 ईयर पहले ही इस प्रकार की कंडीशंस को वहां पर देखा जा चुका है और उसके बारे में बुक्स आना शुरू हो गई थी, और फिलोसॉफिकल पॉइंट पे फिलोसॉफी के माध्यम से 19th सेंचुरी के दौरान ऐसे लोगों को इस श्रेणी में रखा जाता था दोस्तों जो उन्मादपूर्ण यानी वहां पर फ्रेंटिक मैस्टरबेशन करते थे, जिनको हम निम्फोमेनिया की कंडीशन में देखते थे दोस्तों। ये निम्फोमेनिया वो कंडीशन होती थी जो स्वयं मैस्टरबेशन करते थे दोस्तों, और यही कारण है उनके कारण कंपल्सिव सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल इंटॉक्सिकेशन के रूप में उसको उसी समय में 19th सेंचुरी में ही उस चीज को वहां पर बताया जाने लगा दोस्तों। लेकिन जब हमने नॉन पैराफिलिक सेक्सुअल एडिक्शन में देखा, DSM में देखा, तो फॉर्मली इंक्लूड नहीं हुआ था दोस्तों, वहां पर इसको फॉर्मली शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 1978 में जब इसका पूरा विस्तार से अध्ययन किया, पूरे विश्व के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जितने साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों, वो कलेक्ट हुए और उन्होंने इस पे विचार विमर्श किया और 1978 में एडिक्टिव सेक्सुअलिटी के जैसे इसको डिस्क्राइब करना शुरू किया कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, एक बार अगर किसी ने सेक्सुअल एक्टिव होकर किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, डेफिनेटली वो एडिक्टिव सेक्सुअलिटी के रूप में आएगा, वो उसके एडिक्शन के रूप में आएगा, वो डेफिनेटली आज किया कल भी करेगा, इसीलिए उसको सेक्सुअली एडिक्टिव के रूप में वहां पर शामिल किया गया दोस्तों, और इस पर एक पर्टिकुलर लॉ को भी बनाया गया। इसीलिए जब आप किसी लेवल पर सेक्सुअल एडिक्शन के केसेस को देखते हो तो आपको ध्यान रखना है कॉजेस के ऊपर कि इसका कारण क्या था, आप कैसे उसको वहां पर ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले कारण पे जाओ, अगर कारण पे चले गए तो आप बहुत आसानी से उसको ठीक कर सकते हो दोस्तों। अगर सेक्सुअल एडिक्शन के कॉज के बारे में जानने की कोशिश करोगे दोस्तों तो कोई भी एक फैक्टर थॉट नहीं कर सकते, आप कोई भी एक फैक्टर को वहां पर नहीं कर सकते कि हाँ साहब ये चीज यहां पर है। तो दोस्तों ये माना जाता है कि ये बायोलॉजिकल भी होता है, ये साइकोलॉजिकल भी होता है और सोशल फैक्टर के कारण भी होता है जो इस डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों। तो बायोलॉजिकल मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब आसपास के व्यवहार के वजह से, ज्यादा पोर्नोग्राफी के कारण, ज्यादा सोचने के कारण, ज्यादा सेक्सुअल एक्ट के कारण दोस्तों बिल्कुल वो व्यवहार हो जाता है, वो सोशल फैक्टर के रूप में वहां पर डेवलप होता है, कंट्रीब्यूट होता है दोस्तों। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए अगर बात करो, कोई इंटॉक्सिकेशन कर रहा है दोस्तों, ठीक है, हमेशा सेक्सुअल एडिक्शन के साथ वो एसोसिएटेड होता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि ब्रेन में किसी भी प्रकार का केमिकल और सर्टेन एरिया के, कुछ एरिया में चेंजेस के रिजल्ट के कारण दोस्तों वहां पर मजबूरी के द्वारा वो इलिसिटेड होता है, यानी वो हासिल होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको पता है डोपामिन अगर आपके बॉडी में बनता रहेगा तो आप खुश रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे। मान लो डोपामिन कम बन गया, किसी को डेलिरियम हो गया, कोई एंजाइटी में चले गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, वो करेगा क्या, ठीक है, या तो
नारकोटिक्स ड्रग का सेवन करेगा या फिर इस प्रकार के उल्टे सीधे एक में चला जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, ज्यादातर केसेस में 70% साइकोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्टिव माना जाता है। तो इसलिए आप केवल साइकोलॉजी पे काम कीजिएगा, आप ऐसी मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिएगा जिसमें ब्रेन के लेवल पर केवल और केवल एक बात आए, रिलैक्सेशन। केवल हमारा ब्रेन रिलैक्स रहे, जैसे डिप्रेशन में होता है, माइग्रेन में होता है, इसी प्रकार हमको केवल और केवल रिलैक्सेशन से बात करना है, रिलैक्सेशन से बात करना है। कैसे, आगे बताता हूं। सेक्सुअल एडिक्शन के जेंडर बेस्ड पैटर्न के टर्म में कुछ हद तक रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंट देखा गया था, लेकिन दोस्तों जब आगे आगे स्टडी गई तो ये डिफरेंसेस को इतना महत्व नहीं दिया गया दोस्तों। एग्जांपल के लिए कुछ स्टडी में पता चला, जो व्यक्ति इंट्रोवर्टेड होते हैं, अंतर्मुखी, जो केवल एकांतवासी होते हैं, केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं दोस्तों, वो हाईली एजुकेटेड भी होता था दोस्तों। ऐसा नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड भी होता है, उसे एक इंटरनल एडिक्शन को डेवलप होने का सबसे ज्यादा चांस देखा जाता है दोस्तों। यानी ऐसा नहीं है, कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन जो ज्यादातर केसेस इंट्रोवर्ट के रूप में होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े होते हैं दोस्तों। और बहुत ज्यादा पढ़े होने के कारण इस प्रकार की जितनी कंडीशंस होती है, सारी कंडीशन को जनरेट करते हैं दोस्तों, जिसके साथ में सेक्सुअल जो इंटरनल एडिक्शन होता है दोस्तों, वो बहुत कॉमन रूप से उनमें पाया जाएगा। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टडी जब की गई दोस्तों, उसमें ये इंडिकेट किया गया कि जितने भी मिडिल एज की वुमन होते हैं जो कि होम कंप्यूटर्स का उपयोग करती है दोस्तों, उन्हें इंटरनेट सेक्सुअल एडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्क को जनरेट करते हुए देखा गया। यानी जितने भी मिडिल एज वुमन होती है दोस्तों, चाहे या अनचाहे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में सेक्सुअल एक्ट नहीं किया हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो तो ठीक है, मैरिड हो तो ऐसी कंडीशन में उनकी जिज्ञासा होती है सेक्स के बारे में कि चलो सेक्स के फिल्म देखें या कुछ मूवीज आती है उनमें ऐसा अट्रैक्शन होता है। तो आजकल तो भारतीय गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन जो पोर्नो साइट चलती थी दोस्तों, उसके कारण ये केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे और इसी कारण से गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था दोस्तों। तो जितने भी सेक्सुअल एडिक्शन होते हैं वो साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, थॉट करते हैं दोस्तों। इसीलिए डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जितने भी डिसऑर्डर या टेंडेंसीज होती है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। इसीलिए आज देख रहे हो, बेरोजगार है आदमी, करेगा क्या? ठीक है, बेरोजगार है आदमी, दारू पी के वहां पर बाहर चौराहे पे बैठे रहते हैं और कुछ मौका मिलता है तो कुछ भी कर गुजरते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, ये इसी के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑब्सेसिव या ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसीज के रूप में हमारे सामने आ रही है दोस्तों। इसीलिए जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, उसकी प्रेजेंस भी सेक्स एडिक्शन की डेवलपमेंट की रिस्क को बढ़ा देती है दोस्तों। यानी ऐसे व्यक्ति यदि किसी एक एडिक्शन से सफर होने की रिस्क अगर उसमें पहले से है तो दोस्तों उसे अन्य प्रकार के एडिक्शन होने की रिस्क भी डेवलप हो जाती है। तो वहां पर कुछ नया नहीं है दोस्तों, जो उसे सेक्सुअल एडिक्शन के उत्पन्न होने में बहुत मदद करता है। यानी मान लो एक व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है, धीरे 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 वो दारू पीने लग जाएगा, भांग खाने लग जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे करके वो अफीम खाने लग जाएगा। अगर अवेलेबिलिटी होगी, उसके दोस्त वैसे ही बनेंगे, ठीक है, फ्रेंड सर्कल वैसे ही बनेगा, माहौल समाज का वैसे बनेगा, धीरे धीरे करके दोस्तों वहां पर सेक्स एडिक्शन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों वहां पर क्वांटिटी में गलत काम भी होगा तो उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति आपको इन्वॉल्व होंगे दोस्तों। इसीलिए इस डिसऑर्डर का जो सफरर होता है वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है दोस्तों। यानी या तो समाज उसको अलग कर देता है, वो स्वयं समाज से अलग हो जाता है दोस्तों। उसकी जो व्यक्तिगत खासियत होती है ना, जैसे इनसिक्योरिटी होना, ठीक है, आवेग, बिल्कुल गुस्सा, इंपल्सिविटी होना, तो वो क्या करता है, अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके खिलाफ पूरी प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश करता है दोस्तों। उसमें उसका परिवार भी उसकी गलती की सजा भुगतता है दोस्तों। यानी जिसको गुस्सा दिला रहा है वो भी और जिसके कारण गुस्सा हो रहा है वो भी, ये दोनों परिवार कहीं ना कहीं वहां पर उसकी गलती की सजा को भुगतने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। तो ऐसी कारण से कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, ट्रबल्स विथ रिलेशनशिप हो जाती है दोस्तों, स्टेबिलिटी और इंटीमेसी हो जाती है। और यही कारण है दोस्तों, वो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की उसकी जो एबिलिटी होती है बहुत लो हो जाती है। और इमोशन जो होता है उसका दोस्तों, वो इमोशन ऐसा होता है, अगर किसी ने उंगली बता दी ना तो आप मान के चलो आपने उसके इमोशन को छेड़ दिया है। उसकी इमोशन को साथ जो मुकाबला करने की जो उसकी जो रूटीन टेंडेंसी होती है ना दोस्तों,
वहां पर उसको ट्रबल डेवलप हो जाती है, यानी वो इमोशन को सहन नहीं कर पाता, वो इमोशन को किसी न किसी दूसरी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करता है दोस्तों। इसीलिए जो व्यक्ति सेक्सुअली अब्यूज होता है दोस्तों, उनमें सेक्सुअल एडिक्शन के डेवलप होने की रिस्क बहुत हाई होती है दोस्तों। याद रखिएगा, जो सेक्सुअली अब्यूज होता है उनमें बहुत ज्यादा सेक्सुअल एडिक्शन के डेवलप होने की हाई रिस्क हो जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। टेंडेंसी हो जाती है उसे डेली सेक्सुअल एक्ट चाहिए, नहीं होगा तो वो किसी दूसरे के साथ किसी दूसरे तरीके से अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। और ऐसे केसेस में दोस्तों वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी के घर चोरी भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और यही कैरेक्टर सेक्सुअल एडिक्शन के आजकल के दोस्तों आप देखो, छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये जो दुर्व्यवहार है दोस्तों, ये होते हुए देखा जा रहा है। तो ये बहुत डेंजरस है हमारे समाज के लिए भी और हमारे लिए भी दोस्तों। लेकिन जब हम इसको डीएसएम के रूप में समझ जाते हैं ना कि हाँ भाई इसके प्रॉब्लम कहां पर है, तो दोस्तों जब अभी भी आप देखोगे ना, साइंटिफिक क्राइटेरिया अभी भी क्लियर नहीं है दोस्तों। ये सब नॉन पैराफिलिक सेक्स एडिक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते हुए देखा जाता है दोस्तों। यानी कुछ रिसर्चर जरूर डायरेक्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो साइन और सिम्टम होते हैं वो पैराफिलिक और नॉन पैराफिलिक होने के अन्य एडिक्शन के समान, यानी सेक्स एडिक्शन के समान ही दिखते हैं। इसीलिए हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों जब एक एक सिम्टम को आप डायग्नोसिस के ऊपर लेते हो तो बहुत सारी चीजें वन बाय वन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। कैसे? बिहेवियर की इंटेंसिटी दोस्तों, जब आप किसी पेशेंट के बिहेवियर की बात करते हो, मोर अमाउंट में नीड होती है दोस्तों ताकि डिजायर अफेक्ट को वो वहां पर अचीव कर सके दोस्तों। तो वो बिहेवियर की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, और बहुत ज्यादा मात्रा में उसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा, विड्रॉवल ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है जब एडिक्टिव बिहेवियर में एंगेज करने में अनेबल हो जाता है दोस्तों। यानी वहां पर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों के बीच में इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा जब वो अपने कोई भी कार्य करने में फेल हो जाएगा दोस्तों। पर्सन अपना प्लान बना रहा है एंगेजिंग में, या कम या ज्यादा लंबे समय तक अगर प्लान करता है दोस्तों, तो बिहेवियर से रिकवरिंग करने में उसको बहुत सारा समय लग जाता है, और इसी के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन में जाता है तो वो सोचता है मैंने ये काम करना था, मेरे से नहीं हुआ यार, सामने प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके कारण वो सेक्सुअल एडिक्शन करना शुरू कर देता है दोस्तों। यही कारण मैक्सिमम लोगों में देखा जा रहा है। जॉब में है, जॉब का बहुत सारा प्रेशर है और प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पा रहा, उसका बिहेवियर वो गलत तरीके से घर में उतारता है, वही बाहर जाकर अपनी जो है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दोस्तों। ये चीज बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है दोस्तों। डिजायर या अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करना जो बिहेवियर को स्टॉप या डिक्रीज कर देता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब जॉब से घर आता है तो घर पत्नी का कुछ प्रॉब्लम, बेसिकली हाउसवाइफ है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, सास ससुर है, बच्चे हैं, ये काम है वो काम है, ये पैसा चाहिए वो पैसा चाहिए, कई झगड़े होते हैं दोस्तों। वो आमन है, घर की घर बात होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब उसका डिजायर या अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है वहां पर, तो दोस्तों वो बिहेवियर जो होता है उसका चेंज हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, उसके स्वयं के फैमिली के लिए, समाज के लिए दोस्तों। और इसी के कारण सेक्स एडिक्शन बहुत आम हो जाता है दोस्तों। बिहेवियर के कारण जितनी भी स्कूल एक्टिविटीज होती है या इंपॉर्टेंट सोशल वर्क होता है दोस्तों, उसको जो न्यू जनरेशन है वो नेग्लेक्ट करने लग जाती है, वो नागा करने लग जाती है। यानी स्कूल जाना, हाँ ठीक है, घर से निकले स्कूल जा रहे हैं, नहीं गए, वहां जाकर दोस्तों मस्ती कर रहे हैं, कहीं कोई वाइन शॉप पे बैठा है, कोई वहां पर दोस्तों के साथ टीम बना के गैंग बना के घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। ये चीजें बहुत कॉमन रूप से दोस्तों देखने को मिल रही है। इसीलिए बिहेवियर डिस्पाइट की कंटिन्यूएशन के कारण दोस्तों फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो सफर करता है, जिसके कारण उसे सेक्सुअल बिहेवियर के साथ अगर कंडीशन देखोगे बहुत ज्यादा वर्सन कंडीशन के साथ वहां पर सामने आता है। ये मेन रीजन है दोस्तों जिसके कारण सारी कॉम्प्लिकेशन सेक्सुअल एडिक्शन के रूप में हमको देखने को मिलती है दोस्तों। जब ट्रीटमेंट की बात आती है, बेसिकली बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, लेकिन जब वहां पर सोच की बात आती है तो हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए। लेकिन जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस का लेवल बहुत इजी होता है दोस्तों। ये ट्रू होता है, जैसे कि वर्चुअली किसी भी मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस के साथ आप जाओगे दोस्तों, कोई भी टेस्ट मेंटल हेल्थ को डायग्नोसिस नहीं करती दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके गट्स होते हैं कि पेशेंट के अटेंडर आपको क्या कह रहे हैं, पेशेंट आपको क्या बोल रहा है, उससे आप क्या निकाल के ला रहे हो दोस्तों। तो जो डेफिनेटली इंडिकेट करती है दोस्तों किसी को भी सेक्सुअल एडिक्शन के रूप में आप देख सकते हो। इसीलिए हम डॉक्टर्स इस डिसऑर्डर को कॉम्प्रहेंसिव
मेडिकल, फैमिली, मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन के द्वारा कैच करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली जो लैब टेस्ट इंक्लूड होती है वो पर्सन के जनरल हेल्थ को इवैल्यूएट कर सकती है, लेकिन उसके मेंटल स्टेट को नहीं कर सकती दोस्तों। तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिविजुअल को कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसमें मेंटल हेल्थ सिम्टम हो दोस्तों। तो ये एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है दोस्तों जिसमें आप उसकी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए पहले उसको मेडिकल चेकअप कराइए, नॉर्मल सीबीसी एएसआर वगैरह नॉर्मल आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बारे में आप उसको पूछिए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकल मेंटल, आप जानने की कोशिश कीजिए, सेक्सुअल से रिलेटेड उससे बात करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और जब मेंटल हेल्थ सिम्टम के बारे में आप जब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे हम उसे एक्सप्लोरिंग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ऐसा कोशिश करना कि डायरेक्ट कोई चुभने वाला क्वेश्चन मत कर देना जिससे वो बिल्कुल घबरा जाए और आपको कुछ अलग से मतलब बिहेवियर करने लग जाए। यदि इंडिविजुअल सेक्सुअल एब्सेशन से पीड़ित होता है दोस्तों या वो पीड़ित होता है तो कंपल्सिव से आप जब सफर करते हो दोस्तों तो उसको आप ये देखिए कि कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं है, कोई मेनिया के सिम्टम तो नहीं है, एंजाइटी के सिम्टम तो नहीं है, कोई सब्सटेंसेस का अब्यूज तो नहीं कर रहा, भांग गांजा अल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहा, हेलुसिनेशन या डेल्यूसिनेशन तो नहीं आ रहा दोस्तों। इसके साथ ही साथ कई पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कई बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसके कारण एक्सेसिव सेक्सुअल बिहेवियर के रूप में उसके सिम्टम उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये तमाम चीजें जब आप ऑब्जर्व कर लोगे दोस्तों तो आप तुरंत वहां पर डिसीजन मत लीजिए, पहले उससे पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, देन पर्सनली पूछिए, उसके बाद अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये कहाँ छुपा रहा है और कहाँ जान रहा है। आप उसके कहने पे मत चलिए, आप अपने माइंड से बात कीजिए दोस्तों। तो डॉक्टर के द्वारा हमारे द्वारा दोस्तों सेल्फ टेस्ट या क्विज के एक स्क्रीनिंग टूल होता है, ये हमारा गट्स होता है कि हम उस स्क्रीनिंग टूल को कैसे जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। और सेक्सुअल एडिक्शन के रूप में आप वहां पर उसको गाइड कर सकते हो। सेक्सुअल एडिक्शन के कुछ सिम्टम भी उत्पन्न होते हुए वहां जब दिखेंगे जैसे मेंटल इलनेस हो जाएगा, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग को वहां पर डिटर्मिनेशन करते हैं। यदि इंडिविजुअल एक एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर करता है दोस्तों तो एक पैनिक डिसऑर्डर होगा, एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी होगा दोस्तों, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के साइक्लिकल मूड स्विंग देखने को वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यानी अभी अच्छा है, अकेले बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फैमिली के साथ बैठेगा ना, अनसोशलाइज बातें करेगा, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता, वो अकेले में खुश रहता है दोस्तों। तो ये जो कैरेक्टर आएंगे ना तो आप मान के चलिएगा ये आदमी कुछ न कुछ गलत करने जा रहा है, ये कर रहा है दोस्तों। तो ये ज्यादातर साइकोलॉजिकल होगा, न कि फिजिकल या मेंटल। ठीक है, मेंटल तब हो जाएगा जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा और फिजिकल से ज्यादा बंप कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए हमारी ये ड्यूटी होती है दोस्तों कि पेशेंट की और अन्य मेंटल इलनेस की स्टडी करने के बाद, जैसे साइजोफ्रेनिया तो नहीं है उसको, साइजो इफेक्टिव डिसऑर्डर तो नहीं है दोस्तों, साइकोलोटिक मतलब साइकोटिक डिसऑर्डर तो नहीं है उसको, या कोई सब्सटेंस मतलब भांग गांजा वगैरह तो नहीं लेता है, पर्सनैलिटी या बिहेवियर डिसऑर्डर जैसी कोई भी अटेंशन तो नहीं है, कोई डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एसिडिटी डिसऑर्डर वहां पर तो नहीं है। इस तमाम डिसऑर्डर्स देखने के बाद दोस्तों कोई भी डिसऑर्डर जो कि पर्टिकुलर दोस्तों हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ वहां पर कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, जैसे कि कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पेनिस का साइज छोटा है तो मैं फलाना, मुझे ये प्रॉब्लम है। कई फीमेल ये सोचती है मेरे बॉडी का डेवलपमेंट छोटा है, ब्रेस्ट छोटा है तो मुझे किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। तो ये दोनों कैरेक्टर में कहीं ना कहीं सेक्सुअली एडिक्शन का चांसेस डेवलप हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसे हम बोलते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडिंग पर्सनैलिटी ऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स होती है जो उसकी बॉडी की और उसकी फिजिकल एक्टिविटी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछा होता है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई मेल से मेल की बात हो गई कि ऐसा ऐसा है तो वो बोल देता है अरे यार तुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, अब उसने दिमाग में ले लेना, और दिमाग में लेगा तो बिल्कुल दोस्तों वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है, उसको बाहर निकालना डॉक्टर के लेवल पर भी नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए जितना भी सेक्स एडिक्शन से डिस्टिंग्विश करने को चैलेंजिंग करना पड़ता है हमको दोस्तों, कि पर्टिकुलरली अरे तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं और ये करो आप,
ठीक है। तो डेफिनेटली उसको जब रिलैक्सेशन आएगा ना, वो खुद आपको सपोर्ट करेगा, और उस कंडीशन में हमें सोशियोलॉजिकल एज वेल एज फैमिली का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। यानी पर्सन की करंट इमोशनल स्टेट को एसेस करना पड़ेगा दोस्तों, जो मेंटल स्टेटल एग्जामिनेशन के माध्यम से परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। यानी ऐसी कंडीशन को डायग्नोसिस करना चाहिए जिसमें हाइपर सेक्सुअल सिम्टम आते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन को डायग्नोस कीजिए जहां पर हाइपर सेक्सुअल कंडीशन या सिम्टम आते हैं। जैसे कि दोस्तों जो कंडीशन आती है उसमें सीजर तो नहीं आ रहा है, इसको ट्रेमर्स तो नहीं आ रहे, डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस तो नहीं हो रहा, हंटिंगटन डिसीज तो नहीं हो रही, जिसके कारण ब्रेन के कुछ एरिया में इंजुरी हो जाती है, जैसे कि फ्रंटल या टेम्पोरल लोब में हमने पढ़ा है दोस्तों। इसीलिए बिहेवियर तो नहीं उसका प्रभावित है, यानी कोई मेंटल डिसीज तो नहीं डेवलप हो गई कोई इंजुरी के कारण, कोई हार्मोनल ग्रोथ के कारण, कोई ब्रेन में किसी प्रकार का चेंजेस हो गया स्ट्रक्चर उसके कारण। इसीलिए तो हमने सब पढ़ा है कि कौन से पार्ट से क्या क्या हो रहा है दोस्तों। और इसीलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रोटोकॉल, बहुत इजीली जनरेट होता है दोस्तों। और जब प्रोटोकॉल की बात की जाती है सारे लोगों को पता है, लेकिन करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। आप केवल और केवल नेगेटिव की बात कीजिए दोस्तों, केवल नेगेटिव। कभी भी ऐसी कंडीशन पर कोई भी पॉजिटिव या न्यूट्रल मेडिसिन दे मत बैठना दोस्तों। मैं आपको क्लियरली इंडिकेशन बता रहा हूं, कभी भी इस कंडीशन में 1:9 रेशियो को फॉलो कर मत बैठना। अगर आपने कर दिया ना, मोर एग्रावेशन हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर हमें केवल और केवल नर्वाइन रिलैक्सेशन देना है। क्यों देना है? आपको पूरा रामायण मैंने बताया, वहां पर एक शब्द बार बार आया, साइकोलॉजिकल। ठीक है, यानी ब्रेन को रिलैक्स देने की जरूरत है। क्या चीज है दोस्तों? S1 F1 Y नेगेटिव अल्टरनेट, या S1 F1 C1 Y नेगेटिव। जब हम सिंपल बात करते हैं तो S1 F1 Y नेगेटिव ही पर्याप्त है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ब्रेन के लेवल पर ऑलरेडी S1 यूनिवर्सल रेमेडी, F1 और Y नर्वाइन रेमेडी है दोस्तों। और इसीलिए ये मेडिसिन हमारे पूरे ब्रेन के लेवल को रिलैक्स कर देती है। और जब रिलैक्स कर देगी तो उसके जितने सिम्टम्स है, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जितने भी सिम्टम है, सारे सिम्टम वहां पर नॉर्मल हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि नहीं ब्रेन के लेवल पर जो मैं लास्ट में बताया, भाई हो सकता है कि कोई सीजर, ट्यूमर, डिमेंशिया, हंटिंगटन डिसीज या किसी प्रकार का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो, किसी प्रकार का दोस्तों वहां पर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया है। अगर फर्स्ट स्टेज में तो C1 और आगे के स्टेज में तो C1 के साथ C5 आप दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप अगर यहां पर F2WY को नेगेटिव में 4/8 पर अप्लाई करते हैं, यानी 30 ml कोई ऑयल ले लीजिए, F2W और Y 10-10 ड्रॉप डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि बिल्कुल वेल बीइंग बिहेवियर आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रेन के किस किस पार्ट को कंट्रोल करने का काम आपके 4/8 से होता है दोस्तों, और कैसे कोलेटरल्स जनरेट होते हैं, जो एक जगह से इंपल्स आया, दूसरी जगह, तीसरी जगह। हमने तीनों अभी स्ट्रक्चर देख लिए, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, सॉरी पैराइटल, हमने तीनों लोब देख लिए। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीपिटल लोब, तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें यहाँ पर क्लियर होती है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब एकदम से इसको बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रावेट है, C1Y 200 में दे दीजिए। और जो बेल पत्ते का रस आता है ना, वो बेल पत्ते के रस के साथ आप दे दीजिए दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंटली काम आएगा, पूरा कैरेक्टर उसका न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी को नपुंसक बनाना है ना, तो Y को नेगेटिव देते जाइए, आप देखिए पूरा नपुंसक हो जाएगा दोस्तों, पूरा इंपोर्टेंट हो जाएगा पेशेंट। इसीलिए कभी भी ज्यादा आपकी मेडिसिन में मोर नेगेटिव Y का उपयोग नहीं करना है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपने कर लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही इस केसेस में कभी भी RE को मोर पॉजिटिव यूज नहीं करना दोस्तों। अगर आपने कर लिया और ज्यादा कैरेक्टर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। इसीलिए यहाँ पर ये कैरेक्टर आपको देखने का था, इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है सेरेब्रम का आज का। उसके बाद हम लोग लिम्बिक सिस्टम देखेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीपिटल लोब की। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ना दोस्तों, बैक साइड में, ये विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, जो आंखों से जुड़ा होता है ना, विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। जो ऑप्टिक ट्रैक हमने पढ़ा था, याद है आपको? ऑप्टिक ट्रैक, तो ये जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है दोस्तों, ये कॉर्टेक्स के जो विजुअल कॉर्टेक्स जो एरिया होते हैं, जो ऑक्सीपिटल लोब के जो फंक्शनल एरिया होते हैं दोस्तों, वो होता है प्राइमरी विजुअल एरिया, एरिया नंबर 17।
17 जो नंबर का एरिया बैक साइड में जो होता है 17 नंबर का एरिया दोस्तों वहां पर पाया जाता है। सेकेंडरी विजुअल एरिया या विजुअल साइकिक एरिया दोस्तों एरिया नंबर 18। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? 17, 18 और 19 तीन एरिया होते हैं दोस्तों। सेकेंडरी विजुअल एरिया या विजुअल साइकिक एरिया यानी जो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, एरिया नंबर 18। और तीसरा होता है ऑक्सीपिटल आई फील्ड यानी एरिया नंबर 19, जो आई फील्ड से जुड़ा होता है दोस्तों ऑक्सीपिटल लोब से, वो एरिया नंबर 19 होता है। आप लोगों को ध्यान हो, कई लोग हमें आकर बताते हैं कि साहब मुझे यहाँ नहीं दुख रहा, यहाँ नहीं दुख रहा, यहाँ नहीं दुख रहा, यहाँ नहीं दुख रहा, हमें तो पीछे दुख रहा है, बैक साइड में दुख रहा है। अब आप समझ रहे हो, अगर बैक साइड में दुख रहा है तो उसका लीजन कहां पर होगा, है ना? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा दोस्तों। आप यहां पर ऑक्सीपिटल लोब के जो कनेक्शन देखोगे आप दोस्तों, तो जो एफ्रेंट कनेक्शन आ रहा है, जो इनपुट हो रहा है, अंदर आ रहा है दोस्तों, तो ऑक्सीपिटल लोब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से एफ्रेंट फाइबर को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहां पर होती है, हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से एफ्रेंट फाइबर को रिसीव करता है। इसका मेन काम होता है विजुअल एक्टिविटी के माध्यम से हमारी बॉडी को जो मैसेज ब्रेन को पहुंचाना है कि हम कहां पर है। भाई सामने से बस आ रही है, उधर मत जाओ रोड में, हम खड़े हो जाते हैं। मोटरसाइकिल आ रही है, भाई खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमको दिखता है सांप, एकदम से हम भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये विजुअल अप्रोच से जुड़ा होता है। लेकिन जो एफ्रेंट वर्क होता है और इसके अगेन जो इफरेंट वर्क होता है, आउटपुट कनेक्शन दोस्तों, तो ऑक्सीपिटल लोब सुपीरियर कॉलिकुलस और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के इफरेंट फाइबर को सेंड करने का काम करता है। यानी वहां से ब्रेन तक पहुंचाएगा इनका मैसेज और वहीं से रिटर्न होगा दोस्तों। तो सुपीरियर कॉलिकुलस हमने पढ़ा था, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस, वहां से दोस्तों लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को अफ्रेंट जो इफरेंट इंपल्स होते हैं दोस्तों उनको सेंड करने का काम करता है। तो फिर अगर हमने ये फंक्शन देखा तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि भाई ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन क्या हुआ, क्या लेना देना है दोस्तों इसका, जो यहाँ पर एरिया नंबर 17, 18 और 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। तीनों को अलग अलग समझ लीजिए दोस्तों, दो दो लाइन है केवल। जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है, जो 17 होता है, ये विजुअल सेंसेशन के परसेप्शन के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। जो आप देख रहे हो उसका पूरा परसेप्शन इसी एरिया नंबर 17 पे होता है दोस्तों। ठीक है, इसी एरिया पर आपको परसेप्शन होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम इस पोर्शन पर किसी चीज का अप्लाई करें तो डायरेक्ट विजुअल इंपैक्ट पे इंपल्स होगा? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। इसीलिए जब कभी भी आई से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड, चश्मे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं मानता हूं फोरहेड पर अप्लाई के बजाय पूरे हेड पर अप्लाई, आगे पीछे ऊपर नीचे सब पूरे हेड पर अप्लाई वाली मेडिसिन अगर देंगे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नजर आएगा दोस्तों। दूसरा होता है सेकेंडली विजुअल एरिया, एरिया नंबर 18 दोस्तों, जो विजुअल सेंसेशन के इंटरप्रिटेशन और विजुअल सिंबल्स के मेमोरीज को स्टोर करने के लिए या उसके साथ में कंसर्न रहता है दोस्तों। यानी जो भी विजुअल सेंसेशन 17 नंबर एरिया से आगे आकर इसमें पर्टिकुलर आया, तो यहां पर जो भी विजुअल सेंसेशन आएगा उसका पूरा अध्ययन किया जाएगा, उसके बारे में पूरा नॉलेज लिया जाएगा। और नॉलेज लेने के बाद में दोस्तों जो भी विजुअल सिंबल आ रहा है, जो भी दिख रहा है आपको, उस दिखने के जो मेमोरीज है उसको स्टोर करने का काम ये एरिया नंबर 18 करता है दोस्तों। अब आप सोच लीजिए, ठीक है, यहां पर जो पहचान वाला साइन है, अगर मान लो कोई कहता है मुझे डिमेंशिया हो गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है, वहां पर उस एरिया से लगाकर यहां तक आपको काम करते हुए देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मेमोरीज के स्टोरेज के साथ ये कंसर्न होता है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा संबंध होता है लिम्बिक सिस्टम से दोस्तों, याद रखिएगा। जब तीसरा ऑक्सीपिटल आई फील्ड दोस्तों, एरिया नंबर 19, जो आई बॉल होती है ना, उसके रिफ्लेक्स मूवमेंट के साथ कंसर्न रहता है दोस्तों। यानी जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो आई बॉल के एसोसिएटेड मूवमेंट के साथ कंसर्न रहता है, यानी वो एरिया नंबर 19 ऐसा एरिया होता है कि जो आई बॉल का मूवमेंट होता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो मूवमेंट होता है, वो पर्टिकुलरली इसी एरिया नंबर 19 के साथ जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। यानी कभी आपके आंखों के सामने कोई चल के निकलता है दोस्तों, कोई भी मूवमेंट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो आई बॉल का जो एसोसिएटेड मूवमेंट होता है, बात आपसे कर रहा हूं, मेरी आंखें उधर जा रही है दोस्तों, ठीक है, तो ये आई बॉल का जो एसोसिएटेड मूवमेंट होता है उसके साथ कंसर्न होता है आपका एरिया नंबर 19, यानी आई बॉल के लेवल को मेंटेन करता है। इसीलिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि मैं भी कर रहा हूं इसको प्रैक्टिकल,
जब आपको लगता है ना मतलब कोई भेंगा व्यक्ति होता है, यानी उसकी आंखें वन साइडेड चली जाती है दोस्तों, ठीक है, देख इधर रहा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ठीक है, वो हमको लगता है इधर देख रहा है लेकिन वो तो इधर देख रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में अपोजिट साइड में आप अप्लाई करके देखिएगा ऑक्सीपिटल लोब पर दोस्तों, यानी राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब। आपको अगर ऐसा लगता है ये व्यक्ति राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ देख रहा है, ठीक है, लेकिन आप उससे पूछिए भाई आप किधर देख रहे हो, वो कहेगा नहीं साहब मैं तो लेफ्ट में देख रहा हूं, ठीक है, आपको लगेगा नहीं राइट में देख रहा है लेकिन वो लेफ्ट में देखता है। तो इस कंडीशन में राइट साइड में इस ऑक्सीपिटल लोब पर आप आरई का अप्लाई करिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 100% यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब आप अप्लाइड फिजियोलॉजी के लेवल पर आओगे तो विजुअल कॉर्टेक्स के अपर और लोअर पार्ट में लीजन के कारण दोस्तों हेमियोपनिया हो जाता है। याद रखिएगा, हेमियोपनिया आपको देखने को मिलेगा, यानी बायलेटरल लीजन के कारण टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है। याद रखिएगा, यानी यहां पर हेमियोपनिया होगा मतलब वन साइडेड आइस विजुअल खत्म, ठीक है। याद रखिएगा, अपर विजुअल कॉर्टेक्स के अपर और लोअर पार्ट में लीजन के कारण, अपर हो या लोअर हो, अपर साइड मतलब 17, 18, 19 में अपर या लोअर रीजन में अगर कोई लीजन होता है हेमियोपनिया हो जाता है, वन साइड की आई चली जाएगी दोस्तों। लेकिन जो बायलेटरल दोनों साइड का लीजन हो जाएगा टोटल ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाता है। याद रखिएगा, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नाइट ब्लाइंडनेस का केस हो, कोई भी आई साइड का केस हो, आप एस्ट्रल C1 का कोल्ड कंप्रेस जरूर ब्रेन के लेवल पर करते हैं, आईज के लेवल पर करते हैं, लेकिन एज वेल एज आप अगर F2, C5, S5, WE, FAP, आरई का प्रयोग आप पर्टिकुलर ऑक्सीपिटल रीजन में या पूरे हेयर को डेवलप करने के रीजन में आप काम करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं कि ये चीज इतनी शानदार तरीके से रिजल्ट लेकर आएगा दोस्तों कि आप भी सोच नहीं सकते। और यही वो रीजन होता है फ्रंट में आप फोरहेड पर अप्लाई करना या बैक साइड में अप्लाई करना। अगर किसी को पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करना है, किसी हेल्थ के स्टेटस को इंप्रूव करना है दोस्तों, ये वो रीजन होता है जहां पर आप किसी भी लेवल पर जब आप एक्सटर्नल का अप्लाई करते हो तो आप किसी की भी हाइट बढ़ा सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी एज में 21 ईयर के पहले किसी भी एज में आप हाइट को बढ़ा सकते हो दोस्तों। मैं कल मंडे बताऊंगा आपको दोस्तों क्या क्या आपको ऐड करके देना है। इसीलिए दोस्तों जब आप यहाँ पर कॉर्टिकल कनेक्शन की स्टडी करते हो और उस कॉर्टिकल कनेक्शन का यहाँ पर फंक्शन देखते हो कि भाई इससे क्या क्या कनेक्शन है दोस्तों, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी। यानी कॉर्टिकल कनेक्शन यानी यहाँ पर पूरे कॉर्टेक्स का जो कनेक्शन हो रहा है दोस्तों, 4 डिफरेंट मेथड के द्वारा आप स्टडी करते हो, ठीक है। और वो बहुत डेंजरस कंडीशंस होती है जहां पर डिफरेंट लेवल पर दोस्तों आपका लेवल का जनरेशन किया जाता है, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा आपको उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं दोस्तों। ये बहुत अलग सिम्टम है जिसकी टेली करना, जिसको समझना, ये न्यूरो एनाटॉमी का सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन मैं खुद वहां पर इस चीज के लिए अप्रूव नहीं करूंगा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रोल होता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कनेक्शन के लेवल पर हमने सब समझ लिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों हमारा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। आप ये देखिए, ये पूरा लिम्बिक कनेक्शन है। आप अगर किसी की मेमोरी के लेवल पर काम करना चाहते हैं देन यू गॉट लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। आप लिम्बिक सिस्टम को समझ जाइए, आप उस व्यक्ति के हर मेमोरी के स्टेज को मोटिवेट कर सकते हो दोस्तों। जो मेमोरी से सबसे बड़ा लिंक होता है वो लिम्बिक सिस्टम का होता है दोस्तों। इसीलिए जब आप यहां पर बात करते हो लिम्बिक सिस्टम की तो कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है। ये देखो आप, कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल, इनके ग्रुप का एक कंप्लीट ग्रुप होता है दोस्तों, जो सेरिबल हेमिस्फीयर के हाइलेस के अराउंड, ये देखो आप, ये सेरिबल हेमिस्फीयर के हाइलेस के अराउंड वहां पर आपको देखने को मिलता है, एक रिंग को फॉर्म करता है, और ये रिंग को हम लिम्बस रिंग के नाम से जानते हैं। इसे लिम्बिक लोब के जैसे भी जानते हैं हम दोस्तों, यानी अर्लियर प्रारंभ में हमने देखा था ये राइनो इंसेफेलॉन के जैसे इसको हम कंसीडर करते हैं या जानते हैं दोस्तों। इसीलिए जब इवोल्यूशनरी बात आती है दोस्तों, यानी डेवलपमेंट की टर्म, यानी फाइलोजेनिकल, जब लिम्बिक सिस्टम का अगर देखा जाता है तो ब्रेन का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे पुराना पार्ट होता है दोस्तों, और ये ऑल्फैक्टरी लोब से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑल्फैक्टरी लोब से जब रिलेटेड होता है दोस्तों
तो आप अगर इसको जानवरों में जिनमें प्रैक्टिकल किया गया उनमें ये देखा गया कि फिश हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो या फिर मैमल्स हो, उसमें ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के जैसे पाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल प्रोमिनेंट। और उसी के माध्यम से सुन के आप देखो सारे काम ये लोग कैसे करते हैं, इसमें ले लेके करते हैं ना। इसीलिए दोस्तों इनका जो मेन काम होता है वहां पर उनमें देखा गया, लेकिन वही काम ह्यूमन बींग्स में भी देखा गया। यानी लिम्बिक सिस्टम हमारे लाइफ के इमोशनल पार्ट से प्राइमरली रिलेटेड होता है और वो होता है मेमोरी। मेमोरी के साथ एक्सटेंसिवली कंसर्न होता है दोस्तों। यानी हमारा पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम सेरिब्रम के पास, सेरिबेलम के पास, लेकिन जो एक्टिविटीज हो रही है उस एक्टिविटी को मेमोराइज करने का काम लिम्बिक सिस्टम करता है। और यही लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रम और सेरिबेलम के लेवल को कोऑर्डिनेट करके तुरंत बता देता है कि हाँ ये क्रिया पहले हुई थी। ठीक है, तो कंप्यूटर में जैसे मेमोरी होती है ना, वो मेमोरी क्या बताती है, तुरंत बता देती है कि हाँ साहब ये तो पहले से है, आप इसको फिर से आप उसी को रिप्लेस करना चाहते हो क्या। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ यस, तो आप उसको रिप्लेस कर दो। आप कहते हो नहीं तो नहीं कर दो। ठीक है, तो ये चीज हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम जनरेट करता है दोस्तों। इसीलिए जब लिम्बिक सिस्टम का आप पर्टिकुलर कंपोनेंट देखोगे कि ये क्या क्या से बना हुआ है दोस्तों, तो लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर को 4 ग्रुप में आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। 4 ग्रुप होते हैं दोस्तों। एक होता है आर्किकॉर्टिकल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है पेलियोकॉर्टिकल स्ट्रक्चर, तीसरा होता है जक्स्ट्रो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर और चौथा होता है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। और ये 4 स्ट्रक्चर हम जब यहां पर देखते हैं, उन्हीं 4 स्ट्रक्चर के लेवल पर पूरा लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन डिपेंड करता है दोस्तों। सिंपल सा है, ज्यादा हमको उसके बारे में आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो आर्किकॉर्टेक्स होता है वो पेलियोकॉर्टेक्स के साथ साथ एलोकॉर्टेक्स को फॉर्म करता है। वो मिल जाता है और मिलकर एक कॉर्टेक्स एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एलोकॉर्टेक्स कहते हैं। आर्किकॉर्टेक्स फाइलोजेनेटिकली सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि मेमोरी के साथ कंसर्न्ड होता है दोस्तों। जब सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होगा तभी तो वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जितनी याददाश्त होती है दोस्तों, उसको ये आर्किकॉर्टिकल स्ट्रक्चर वहां पर जर्मिनेट करता है, उसको पैदा करता है दोस्तों। दूसरा होता है पेलियोकॉर्टिकल स्ट्रक्चर। तो जब आप पेलियोकॉर्टिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे दोस्तों, तो ये पेलियोकॉर्टेक्स, आर्कियोकॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स, मतलब जो नया पैदा हो रहा है और जो पुराना है, दोनों के बीच में होता है। और ये स्पेशली ऑल्फेक्शन के साथ कंसर्न होता है, यानी स्मेल के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। तीसरा जक्स्टेलोकॉर्टिकल स्ट्रक्चर दोस्तों, ये जक्स्टेलोकॉर्टेक्स या जो मीजोकॉर्टेक्स होता है दोस्तों, ये पेलियोकॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स के बीच में पाया जाता है दोस्तों। और इसका फंक्शन अभी तक प्राप्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनको एसोसिएटेड करने का काम करता है, सबको जोड़ के रखने का काम करता है। और जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो इनके नीचे आता है, कॉर्टेक्स के लेवल के बिलो जो स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है उसे हम सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। ये लिम्बिक सिस्टम में 6 सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कोऑर्डिनेट करता है दोस्तों। अगर आप यहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अर्थात लिम्बिक सिस्टम का जो कनेक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, और कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो मेजर अफ्रेंट और इफ्रेंट कनेक्शन होते हैं वही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो यहाँ पर एक फोर्निक्स पार्ट होता है, और ये फोर्निक्स पार्ट दोस्तों स्पेशली अगर जब देखोगे ये सेंट्रल पार्ट, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ये फोर्निक्स, जो थैलेमस के ऊपर होता है दोस्तों। ये जो फोर्निक्स पार्ट होता है ये हिप्पोकैम्पस और सेप्टल न्यूक्लियसाइड के साथ जो मैमिलरी बॉडी होती है उससे कनेक्टेड होता है दोस्तों। दूसरा, हिप्पोकैम्पस के साथ जो हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई होता है उससे कंसिडर होता है। अर्थात कोऑर्डिनेशन के लेवल पर ब्रेन के जितने कंट्रोल सिस्टम होते हैं वहां से भी इनका कोलेटरल संबंध पाया जाता है दोस्तों। और जो लेटरल हाइपोथैलेमस होता है, जो एफ्रेंट यानी इनपुट फाइबर जब इसमें से होता है, वो जब रिसीव करता है तो वो कहां से करेगा। जो पार्ट है यहाँ पर हिप्पोकैम्पस, सेप्टल न्यूक्लियाई, ऑल्फैक्टर ट्यूबरकल, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, पायरिफॉर्म एरिया और प्राइमरी एग्लोइड एरिया। जब प्राइमरी माइग्लोडॉइड एरिया जो होता है दोस्तों, इनके सबके माध्यम से वहां पर कनेक्शन को जनरेट करता है, और वहां से अंदर की तरफ पूरा मैसेज यहां से इस प्रकार से अंदर की तरफ आता है दोस्तों। और जब ये मैसेज आता है तो यहां पर दोस्तों कॉर्डेट न्यूक्लियस से भी इनपुट यानी अफ्रेंट फाइबर अंदर की तरफ आता है। वो होता है यहां पर सिंगुलेट गायरस और इंट्रल लेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस।
ये जो थैलेमस है या जो जेनिकुलेट गायरस है दोस्तों, इनके माध्यम से पर्टिकुलर अंदर की तरफ मैसेज को जनरेट करता है। तो यहीं पर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। ब्रेन स्टेम भी यहाँ पर नीचे के साइड ब्रेन स्टेम होता है दोस्तों, और ये ब्रेन स्टेम पर्टिकुलरली यहाँ पर इस तरह से होता है, और ये ब्रेन स्टेम यहीं से इनपुट करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जितने भी फाइबर होंगे वो यहाँ पर सिंगुलेट गायरस और साथ में हिप्पोकैम्पस के माध्यम से अंदर इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जब बहुत सारे फाइबर आते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे आप अगर सिंपल सी बात करें दोस्तों, अगर मान लो कोई गांव है, वो गांव में आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करोगे आप दोस्तों? एक आपको बड़ा ग्रिड बनाना पड़ेगा, और ग्रिड से फिर आपको वहां पर सारे तार हर मोहल्ले में हर घर तक पहुंचाना पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स में एक पेपेज सर्किट होता है दोस्तों। ये जो पेपेज सर्किट होता है एक क्लोज नर्व सर्किट होता है दोस्तों, जो लिम्बिक सिस्टम के वेरियस स्ट्रक्चर के बीच इंटरकनेक्शन के द्वारा फॉर्म होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ट्रैक है दोस्तों, ये पूरा लिम्बिक सिस्टम के बीच में जो नर्व फाइबर होते हैं वो कनेक्शन के रूप में जुड़े होते हैं, जो कि क्लोज सर्किट के कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। क्लोज्ड सर्किट के एक छोटे से कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, और ये पेप्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, इसीलिए इसको हम पेप्ज सर्किट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जब यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर को लेकर चलोगे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, और ये कई लेवल पर यहाँ पर आप जब देखोगे बहुत सारे पार्ट हैं, और वो पूरे पार्ट लिम्बिक सिस्टम में पाए जाते हैं दोस्तों। यानी हिप्पोकैम्पस के लेवल पर जब जाओगे तो ये जो फॉर्निक्स हो रहा है, ये जो फॉर्निक्स एरिया है दोस्तों, ये हिप्पोकैम्पस इस फॉर्निक्स के वाया हाइपोथैलेमस की मैमेलरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी वो कनेक्शन बताए जा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हिप्पोकैम्पस है वो फॉर्निक्स के वाया हाइपोथैलेमस की मैमेलरी बॉडी को कनेक्ट करता है। अर्थात यहाँ पर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट जो होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हाइपोथैलेमस की मैमेलरी बॉडी के रूप में उसको पूरे सेंसेशन को यहाँ पर कनेक्शन प्रदान करता है। दूसरा, मैमेलरी बॉडीज वहां पर मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट के वाया एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है, मतलब आगे की तरफ जनरेशन बढ़ाता है। तीसरा, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस मीडियल थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर के थ्रू सिंगुलेट गायरस को प्रोजेक्ट करता है, आगे की तरफ उसको प्रोजेक्ट करता है दोस्तों। और जो सिंगुलेट गायरस होता है वो हिप्पोकैम्पस को कनेक्ट करता है। यानी पेपेज सर्किट्स वहां पर मेमोरी इनकोडिंग में एक बहुत बड़ा रोल करता है। इन्हीं चार पार्ट के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पर पूरा जितना भी मेमोराइजेशन होता है इसी पार्ट पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए पर्टिकुलरली एस्टिन, आप जब इस सिस्टम की बात करते हो तो इस सिस्टम के लेवल पर अगर आप किसी प्रोटोकॉल को जनरेट करते हो दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, हेवीनेस ऑफ हेड हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो, डेलीरियम हो, लॉस ऑफ मेमोरी हो, S10, C1 या C5, A3 RA को अल्टरनेट करके S1230 के साथ दे दीजिएगा। इस पर्टिकुलर लिम्बिक सिस्टम के जितने फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने प्रोटोकॉल पहले इसलिए बताया कि आप उसको समझने की कोशिश मन में करिएगा दोस्तों। जब मैं अभी लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन बताऊंगा, आपको सारे के सारे फंक्शन मेमोराइजेशन होना चाहिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको मेमोराइज हो गए तो मेरी मेहनत है जो सफल हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आप इसको समझिएगा दोस्तों। जब हम लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन को समझते हैं तो एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज है ऑल्फेक्शन, ठीक है, सुगंध आना, ऑल्फेक्शन आना दोस्तों। पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स और जो एमाइलोग्लिसराइड न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये आपस में मिलकर ऑल्फेक्टरी सेंटर को फॉर्म करता है दोस्तों। और ये जो ऑल्फेक्टरी सेंटर होते हैं लोअर एनिमल्स में, ये एमाइग्डालॉइड न्यूक्लियस ऑल्फेक्शन के साथ प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है। यानी आप देखिए चूहे को देख लीजिए कैसे सूंघ सूंघ के जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर होता है ना ऑल्फेक्शन का, ये लोअर एनिमल्स में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग भी कोई कम नहीं है, हम भी तो एक जानवर ही है दोस्तों, बंदर के परिवार से हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हमारे घर में कुछ अच्छा बन रहा होगा या कहीं से गुजर रहे बहुत अच्छा बन रहा होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार आज तो बड़ी खुशबू आ रही है यार, गाजर का हलवा बन रहा है ना, खीर बन रही होती है, या गरम गरम पूड़ी बन रही होती है, या समोसे बन रहे होते हैं, कचौरी बन रही होती है, या कोई भी ऐसी चीज जो हमको पसंद है, हम तुरंत नाक से उसकी अल्फेक्शन महसूस करते हैं और हम बता देते हैं कि फलानी चीज वहां पर बन रही है, ठीक है। और उसी लेवल पर दोस्तों ये पूरा फंक्शन लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है ऑल्फेक्शन का, वो पहला फंक्शन होता है दोस्तों। इसीलिए जब आप किसी को मान लो कि स्मेल चला गया, ठीक है, आपने कहा भाई स्मेल चला गया, तो आप क्या करते हो, या तो वहां पर C3 आ रही,
C13RE को देते हो या C3Y को देते हो, ठीक है। अगर किसी स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण वहां पर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो सीधा C13RE को आप दीजिए, आपका काम होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, तो सेंसरी पे काम करने वाली आपकी C3Y को आप दीजिए या C3RE को दीजिए, तुरंत वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ऑल्फेक्शन कम आ रही तो C3RE दे दीजिए, ऑल्फेक्शन ज्यादा आ रही है तो C3Y दे दीजिए। आपकी प्रॉब्लम को स्मेल के रूप में भी आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, याद रखिएगा आप इस बात को। दूसरी बात, चूंकि आपने अभी देखा, मेरा बताने का मकसद ये था, इतना हाइपोथैलेमस ट्रैक्ट वगैरह जो जुड़े हुए, कि इंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेशन का काम भी यहीं से होता है। मैंने आपको बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर सकते हो आप। क्यों कर सकते हो दोस्तों? क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट का जो फंक्शन होता है उससे बहुत ज्यादा लिंक होता है दोस्तों इसका। यानी हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन सिक्रेशन के रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसका लिंक हमको लिम्बिक सिस्टम से देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को रेगुलेशन करने में बहुत बड़ा रोल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन सिक्रेशन के रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और यही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। तीसरा, जब ऑटोनोमिक फंक्शन के रेगुलेशन की बात आती, यानी इनपुट और आउटपुट, ये जो प्रॉब्लम आप देखोगे तो दोस्तों हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक फंक्शन के रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मालूम है दोस्तों कि हमारी बॉडी में कुछ चीजें होती है, अगर उदाहरण सहित आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको ये पता है कि हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक फंक्शन के रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, तो आपको पता है हमारी हार्ट रेट, ठीक है, हमारी हार्ट रेट रेगुलेट हो रही है, और उसको यही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट करता है दोस्तों, हार्ट रेट, ठीक है। तो हम A1 को 200 क्यों देते हैं भाई? ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप S1A1RE दे रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि हार्ट रेट लो हो रही है, आपने क्या करा? आपने S1A1RE दिया। आप क्या समझ रहे हैं? वो S1A1RE हार्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। आप हार्ट पे काम करके वहां पर पर्टिकुलर हार्ट के प्रोटेक्शन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के ऊपर काम कर रहे हो, और वो ब्लड वेसल्स का सीधा कांटेक्ट क्या पर है? लिम्बिक सिस्टम के हाइपोथैलेमस रीजन पर हो रहा है। तो दोस्तों आपने ऑटोनोमिक फंक्शन को वहां पर डिस्टर्ब किया है, यानी S1A1RE के माध्यम से आपने स्टिमुलेशन कर दिया। स्टिमुलेट होगा, वहां पर न्यूट्रिशन मिलेगा, डेफिनेटली हार्ट का चाल बढ़ जाएगा, हार्ट के फंक्शंस बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसके विपरीत अगर बीपी बढ़ रहा है, आपने क्या करा? A1 200 दे दिया, आपने क्या करा? S6 200 दे दिया, आपने क्या करा? यही RE को आपने 200 कर दिया, तो क्या ब्लड प्रेशर कवर नहीं होगा? डेफिनेटली। RE अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो 200 डायल्यूशन के बाद तो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जब आप 200 डायल्यूशन में देंगे, 5 ड्रॉप उसके टंग पे डालेंगे, तो आप देखिएगा ब्लड प्रेशर डाउन करना शुरू करती है दोस्तों। इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स है, ये डायरेक्टली यहां पर जाकर काम हो रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं तुरंत हाइपोटेंसी यहां पर जाकर काम कर रही है। यही चीज आप 10th डायल्यूशन के लेवल पर, डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन के लेवल पर जाओगे, वो डायरेक्टली हार्ट के लेवल से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा दोस्तों, इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो तो दूसरा हार्ट रेट, पहला, दूसरा ब्लड प्रेशर, ये कंट्रोल ऐसा हो रहा है। तीसरा, जब हाइपोथैलेमस को ये एक्टिवेट कर रहा है तो डेफिनेटली वाटर बैलेंस भी करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। हीट और कोल्ड मैकेनिज्म को बैलेंस कौन करता है? वाटर बैलेंस कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर ऑटोनोमिक फंक्शन का रेगुलेशन भी इसी के माध्यम से जनरेट हो रहा। तीसरा, जब ये हीट और कोल्ड मैकेनिज्म को जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली चौथा फंक्शन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी यही से करेगा। तो लिम्बिक सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है और ऑटोनोमिक फंक्शन के रेगुलेशन में कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, आपको पता लग गया दोस्तों। तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों, फूड इंटेक का रेगुलेशन, ठीक है। आपको पता है कि आपको कितना खाना, कितना नहीं खाना आपकी बॉडी में कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप खाना नहीं खा पाते, खूब कोशिश करते हो, नहीं खा पाते। कई लोग बोलते हैं साहब मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, कई लोग बोलते हैं साहब मुझे तो भूख ही नहीं लगती। अरे कैसे नहीं लगती? आप काम करो, अपने आप को एक्टिवेट करो, बिल्कुल भूख लगेगी। चलो ठीक है, नहीं लग रही, हमको पता है। जो एमेगडालोइड कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, उसके साथ साथ जो फीडिंग सेंटर है, एक बार पहले भी मैंने कहीं बताया था आपको, जो फीडिंग सेंटर होता है, जो स्टार्टिड सेंटर होता है दोस्तों, वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है।
हाइपोथैलेमस के रीजन पे मैंने बताया था। ये हाइपोथैलेमस को यही लिम्बिक का हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट जो तो फूड इंटेक को रेगुलेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, इसीलिए फूड इंटेक का रेगुलेशन भी इसी लिम्बिक सिस्टम के माध्यम से हमको टिपिकली देखने को मिलता है। तो हमको ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है दोस्तों। पांचवी बात, जो सिकेडियम रिदम का कंट्रोल होता है, जो हमारी बॉडी में सारी रिदम मेंटेन होती है दोस्तों, उन सिकेडियम रिदम के कंट्रोल में भी लिम्बिक सिस्टम का रोल होता है दोस्तों। यानी हाइपोथैलेमस वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के जो सिकेडियन रिदम होता है, वहां पर जो उसका फ्लक्चुएशन होता है, उसमें एक मेजर रोल अदा करता है दोस्तों। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल क्रियाविधि गतिविधि होती है, जो एक सिकेडियम रिदम के हिसाब से हो रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी लगातार ग्रोथ को मेंटेन करती है। यानी जितनी सेल, जैसे हमने एपोप्टोसिस पढ़ा था, सेल को बनना और सेल का टूटना, ठीक है, दोनों एक इक्वल गतिविधि से चल रहे हैं, तो वो सिकेडियन रिदम के माध्यम से हो रहे हैं दोस्तों। हमारा और हार्ट को इतना काम करना तो उतना ही करेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा तो डिसीज में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारी किडनी को उतना ही काम करना है जितना उसका रीनल थ्रेशोल्ड है, ठीक है। हमारे ब्रेन को उतना ही काम करना है जितनी उसकी सीमा है, उसके बाद में उसको रेस्ट की जरूरत है। अगर ज्यादा काम करेगा तो एग्जॉशन हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, इंसोम्निया होगा, सुबह अनइजीनेस, आपको हेडेक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस सारी चीजें ना सिकेडियन रिदम के माध्यम से चल रही है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। तो आपको सीधा याद रखना है, सिकेडियन रिदम में किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है, उसको कंट्रोल करना, आप लिम्बिक सिस्टम पे काम करना शुरू कीजिए दोस्तों, ठीक है। छठी बात, आप लोगों में से आज जो सेक्सुअल एडिक्शन का बताने का मकसद था ना, उसका मैं आपको यहां बताना चाह रहा था दोस्तों। यहां पर प्रोटोकॉल देखिए आप, आरई, ठीक है, हमने आरई को यूज किया, C1A3 आरई S10 के साथ। क्यों यूज किया दोस्तों, आप समझिएगा। सेक्सुअल फंक्शन के रेगुलेशन में यही लिम्बिक सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, ठीक है। हाइपोथैलेमस मेन और एनिमल दोनों में सेक्सुअल फंक्शन के मेंटेन करने में सबसे बड़ा वहां पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है दोस्तों। यही हाइपोथैलेमस सारे सेक्सुअल एडिक्शंस के लेवल को, सेक्सुअल फंक्शंस के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो हमें काम कहां करना है, हमें इसी जगह काम करना है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे, जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात आती है या जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में वीकनेस की बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, S1 C1 A1 F1 RE या WE या Win1 WE ये प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली ये सिस्टम जनरेट होता है और इसी के माध्यम से डायरेक्टली सेक्सुअल फंक्शन का रेगुलेशन हो जाता है। जो कमियां है वो पूर्ति हो जाती है, जो ज्यादा है वो कम, जो कम है वो ज्यादा या न्यूट्रल बेस पे आ जाता है, और जो उसकी शारीरिक गतिविधि होती है वही उस लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर मेंटेनेंस हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सातवां है इमोशनल स्टेट में रोल। दोस्तों जब ह्यूमन बींग्स की इमोशनल स्टेट की बात आती है, तो जो हिप्पोकैम्पस होता है ना दोस्तों, उसके साथ हाइपोथैलेमस के कनेक्शन के द्वारा ये पूरा मेंटेन हो जाता है। यानी हिप्पोकैम्पस जब हाइपोथैलेमस के माध्यम से स्टिमुलेशन होता है, तो उसी स्टिमुलेशन के माध्यम से दोस्तों डायरेक्टली वहां पर जो इमोशनल स्टेट होती है उसको मेंटेन कर लिया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है, वो भी इसी स्टार पॉइंट से, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस के माध्यम से दोस्तों वहां पर कंटिन्यू उसको मेंटेन करके रखता है। आठवां है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेमोरी में रोल दोस्तों। यानी अगर किसी हिप्पोकैम्पस और पैप्स सर्किट की बात करें दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा सर्किट होता है और हिप्पोकैम्पस एक ऐसा मैटर होता है जो वहां पर मेमोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही कारण है दोस्तों, जो सर्किट होता है और जो पर्टिकुलर वहां पर मेमोरी का सेंटर होता है, वो हिप्पोकैम्पस और पैप्स सर्किट के लेवल पर होता है दोस्तों। ये जितने कनेक्शन होते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमाग्डाला, ये जितने पार्ट होते हैं लिम्बिक सिस्टम के, ये पूरे पार्ट दोस्तों स्पेशली मेमोरी के लिए है। और यही कारण हमारी मेमोरी हमेशा शार्प रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपके ऑर्गन यानी एज बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इन ऑर्गन्स के लेवल पर न्यूरोट्रांसमीटर का चेंजेस होने लगता है, वहां पर जो डेवलपमेंटल फंक्शन होता है नर्व का स्टिमुलेशन का कम होने लगता है, इसीलिए हमको डिमेंशिया हो जाता है दोस्तों, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस ऑर्गन के लेवल पर न्यूट्रिशन भेजना चालू कर दिया, आप मान के चलिएगा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, मेमोरी को शॉर्ट कर देगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों रोल इन मोटिवेशन, ठीक है।
अगर हम देखें हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट होता है दोस्तों, एक होता है, हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया था एक रिवार्ड और एक पनिशमेंट सेंटर होता है दोस्तों, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का अन्य स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर पैटर्न और उसके मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके लिम्बिक सिस्टम का इमोशनल स्टेट पर वहां पर मान लो डिप्रेशन में चला गया लिम्बिक सिस्टम, तो आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्वस्थ है और बढ़िया है, तो आप देखिए दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर पैटर्न जो पैटर्न होगा वो मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। दोस्तों मैं अपने लेवल पर ये बात करता हूं, मुझे मोटिवेशन करने में किसी का बहुत इंटरेस्ट है दोस्तों, और इसीलिए आज मेरे साथ रहने वाले सारे लोग आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं किसी का डिमोशन नहीं करता, हर व्यक्ति के मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रखता हूं दोस्तों अपने आप को। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा टॉपिक। उम्मीद है इस सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सर जी सर। इतना तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा सर। नहीं ऐसा नहीं है पंकज सर। सर बहुत मुश्किल चीज है, एकदम ब्रेन में घुसा देते हैं आप। सर मैं एक्चुअल में क्या है ना पंकज सर, मैं 8 बुक्स का सार बता रहा हूँ, मैं बहुत शार्ट अप बता रहा हूँ। अगर मैं बड़ा बताऊंगा ना तो पूरा 1 साल केवल फिजियोलॉजी के लिए चाहिए, पूरा 1 साल। तो हम लोग के दिमाग से बाहर निकल जाएगा सर। नहीं जाएगा। बाप रे, इतना ज्यादा शर्त लगा लो सर आप। आप अगर केवल 2 बार इसको पढ़ लोगे ना, 2 बार सुन लो केवल आप। हाँ, 2 बार सुनते हैं सर। मैं नहीं मानता हूँ कि आप निकल जाएगा, आप भूल जाओ उसके बाद भी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं इसीलिए कहता हूँ आप नोट्स बना लो इसके, ठीक है। हाँ, बिल्कुल नोट्स बनाता हूँ सर। अगर आप नोट्स बना लोगे ना, आप कभी नहीं भूल सकते। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। हाँ सर, नोट तो बना रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्लास रहता है जी। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर बहुत बढ़िया क्लास, मजा आ गया सर। थैंक यू सर, बहुत नाइस क्लास है जी, बहुत नाइस ज्यादा। क्लास सर, नाइस क्लास। आज की क्लास सर बहुत अच्छी थी, मेमोरी पावर के लिए बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग एजेड हो गए इसलिए मेमोरी थोड़ा कम हो गई सर। सर मैं आपसे हाँ, बात यही है, बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं सर, मैं 52 हूँ। अच्छा, बिल्कुल, फिर तो आप मेरे सीनियर हुए सर। सर मैं 57 हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर? सही बोलता हूँ सर। अरे बना दीजिए सर। मैं 50 का हूँ। सर असल में मेडिकल टर्म याद करना बड़ा मुश्किल होता है सर। देखिए आप उस चीज को मत रखिए, आप केवल ये देखिए मेडिसिन कैसे काम कर रही है। मेरा मकसद आपको एक मतलब अब हम लास्ट 20 साल है हमारे पास, ठीक है। हम अब बोनस पे जी रहे, सीधी बात बोल रहा हूँ। 50 क्रॉस किया मतलब हम बोनस में आ गए। जितना साल हम निकाल सकते हैं ना, अब आप केवल याद रखो कौन सी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, बस बाकी सब भूल जाओ। अब हमारा समय गया याद करने का, ठीक है। तो हम कोशिश भी करेंगे तब भी याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमारा काम ये ना, केवल आप देखो कि कहाँ काम कर रही है, आप बस प्रैक्टिकल अप्रोच मत बंद करना, बस वही ठीक है। दिमाग चलाओ और प्रैक्टिकल अप्रोच करना। सर इसमें एस्टेन का कोई रोल नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर, मैंने ये दिखाया, देखिए आप एस्टेन C1 C5 A3 आ रही। सर एक बार बताइए, उसका डाइल्यूशन नहीं लिखा है सर, उसका डाइल्यूशन लिख दीजिए सर। नेगेटिव में जाइए आप, डाइल्यूशन नेगेटिव में जाइए आप सर। ओके सर। नेगेटिव मींस 10th डाइल्यूशन सर? नहीं मैम, ये थर्ड डाइल्यूशन से 9th तक जी। हाँ सर, ये सेक्सुअल एडिक्शन जो बताया है सर, ये जेनेटिक भी तो हो सकता है सर? सर जेनेटिक तब होता है जब यहाँ पर जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज विनोद सर बहुत कम देखने को मिलती है इसमें। रेयर है सर, रेयर है, बहुत रेयर है। क्योंकि मैंने सर देखा है कि सर उसके फादर को टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता था, तो वही कंडीशन बेटे में आई है सर। वो हार्मोनल इम्बैलेंस है सर। हाँ सर, उसका यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। ये जो होता है ना, ये बिहेवियर पैटर्न साइकोलॉजी से होता है सर। जी सर। यहाँ पर आप ये कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी का मेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पागलपन है, वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये तो सेक्सुअल एक्टिविटी वाला है सर, सेक्सुअल एडिक्शन वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है सर। मैं आपको बिलीव नहीं करूं, मेरे पास एक लाइव केस का पूरा डिस्क्रिप्शन है। एक मेरे पास मुस्लिम महिला आई थी,
वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। सर मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे हस्बैंड से कि मैं बता नहीं सकता। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मैंने कहा आप खुद डॉक्टर हो, आप इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर हो, आपको मैंने ये बताया, आप ये करके देखिए। उसने 15 डेज बाद मुझे थैंक यू बोल दिया कि सर बहुत बढ़िया, अब मेरे पेशेंट मतलब हस्बैंड सेटिस्फाई हो, मैं भी सेटिस्फाई हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसके बाद खुद उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि नहीं आप इलेक्ट्रोपैथ प्रैक्टिस चालू करो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकती हो। उसके बाद वो महिला ने प्रैक्टिस चालू किया और आज उसके 3 बच्चे, लेकिन तीनों बच्चों में से एक को BHMS कराया उसने और 2 को इंजीनियर बनाया और अपनी मेहनत पे बनाया। और ये 20 साल पहले की बात है सर। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है सर। ये मेडिसिन तो रिलैक्स कर देगी ना पूरी? जी बिल्कुल करेगी ना सर। नहीं तो सर इसमें एस्टेन का कोई रोल नहीं रहेगा सेक्सुअल एडिक्शन में? एस्टेन और वर्बन का? सर एस्टेन मैंने बताया ना आपको। नहीं ये इधर सेक्सुअल एडिक्शन में। सेक्सुअल एडिक्शन में सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर केवल रिलैक्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर S1 और F1 को आप देखोगे ना, बहुत सारे प्लांट एस्टेन में। हाँ। सर ये जो S1 और F1 है, इसके मतलब जनरल टॉनिक में वाई डाल के दिया जाए तो? जी जो S1 और F1 जो है फर्स्ट प्रोटोकॉल, हाँ फर्स्ट नंबर पे, अगर इसको जनरल टॉनिक में वाई डाल के दिया जाए तो नेगेटिव में? हाँ तो बिल्कुल काम करेगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल काम करेगा। हाँ जी, वहाँ तो एस्टेन है सर उसमें लेकिन है ना? हाँ बिल्कुल काम करेगा ना सर। C1 वर्वन बाई देते तो हैं सर। वर्वन यहाँ पर हम इसलिए नहीं देंगे कि हमको वहाँ कोई स्पाज्म नहीं हो रहा या कोई भी ऐसी कैरेक्टर नहीं डेवलप हो रहा कि वहां पर मेडिसिन को पहुंचाना है। जब आप केवल वाई को ऐड कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम यहाँ पर S1 F1 वाई नेगेटिव में सीधे जाकर काम करेगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंसेशन को इनपुट पूरा हेड में अप्लाई करने के लिए बोले ना सर। यहाँ वाई की एक ड्रॉप डालना पड़ेगा फिर तो जनरल टॉनिक में, है ना? नहीं उससे मतलब नहीं है, आप नेगेटिव में जाइए। आप पॉजिटिव में डालोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ जनरल टॉनिक का जिक्र नहीं किया। आपको केवल S1 F1 वाई नेगेटिव कर दिया या S1 F1 C1 वाई नेगेटिव कर दिया। यहाँ मैंने जनरल टॉनिक को इसलिए नहीं लिखा कि अगर हम ऊपर से 5 ड्रॉप डालेंगे तो वाई तो पॉजिटिव में ही जा रहा है ना, नेगेटिव में तो जा ही नहीं रहा हो। अगर एक ड्रॉप डालेंगे तो सर वो उसमें भी नहीं जाएगा सर, टोटल नेगेटिव लेना प्रोटोकॉल। हाँ टोटल आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखते। और सर बेलपत्र का ये जूस का 1 गिलास सुबह मॉर्निंग में, और उसमें ये 200 पोटेंशियल। बिल्कुल, अरे आप एक बार दे दो सर, मैंने बताया ना वो उदाहरण, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला सर। आज उसके सर बेलपत्र का रस कितना लेना सर इसमें? कितना? अरे थोड़ा सा 1 कप, 1 कप करीब। ओनली 1। कितने दिन तक लेना सर? केवल 7 दिन में एक बार। जी सर। ओनली 7 days है ना जी? ये ऑयल हेड को अप्लाई करने के लिए बोले ना सर? A2 F2 C5 WE APP और वाई। ओके जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं। मंडे में सर गुड नाइट। सर बेलपत्र का सर, बेल की पत्ती को सर करना है यूज। हाँ उसका रस आता है सर। हाँ मंडे क्या बोल रहे हैं सर? मंडे आपको मैं बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा। मंडे पर बहुत अच्छी चीज आपको मैं सर बेलपत्र का जूस नहीं ले सकते सर? वही तो बोल रहा हूँ ना सर, बेलपत्र का जूस मिलता है, रेडीमेड मिलता है। ये जो बेलपत्र का जो फल होता है उसका जूस देते हैं जैसे। हाँ वही बता रहा हूँ सर मैं। बेलगिरी का जूस ग्लोबल से डाल के दे दी जाए। हाँ वही, वो ठंडा। सर बेल पत्ते का जूस अलग होगा और फल का अलग होगा ना? फल का नहीं, केवल बेल पत्र जो पत्ती होती है ना उसका। केवल लीफ मुलायम पत्ते